हेलो वेलकम एवरीवन। सो अभी डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब अपन पढ़ आ चुके हैं अभी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। अभी तक स्टैटिक फ्लूइड की बात हो रही थी, अभी बात होगी फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, फ्लूइड डायनामिक्स इसकी बात होने वाली है। ठीक है, तो इस पे वैसे मैंने तो एक पूरा कोर्स पढ़ रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एक एफएम करके सब्जेक्ट करता है फ्लूइड मैकेनिक्स। वहाँ पर ही फ्लूइड डायनामिक्स के बहुत सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं। हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, वहाँ पर लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो वो काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस होता है कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट क्या फ्लो होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और उनमें क्या क्या इक्वेशन वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको हल्का फुल्का पढ़ना है, वो अपन पढ़ लेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें तो पहली बात तो डायनामिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्लूइड जो हो रहा है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। तो सर हमने तो पहले भी देखा था स्टैटिक कंडीशन में नहीं था फ्लूइड, जब वो एक वीकर जो था वो एक्सिलेट कर रहा था। वीकर जब एक्सिलेट कर रहा था तो वो भी तो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आएगा? नहीं बेटे, वो जो फ्लूइड था वो इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था, कंटेनर के रिस्पेक्ट में वो चल थोड़ी रहा था, ऐसा थोड़ी उसका फ्लो हो रहा था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया भाई एक्सिलेशन की वजह से, लेकिन वो कंटिन्यूसली चल थोड़ी रहा है, तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर ही आएगा। डायनामिक्स के अंदर यदि कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है उसका, जैसे कि पाइप के अंदर पानी फ्लो होता है, वो आएगा फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, उसकी स्टडी होगी। और डायनामिक्स में जैसा कि आप जानते हो किस चीज़ की स्टडी होती है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन। तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके पीछे व्हाट इज़ द कॉज, मतलब कुछ फोर्सेज होंगे, कुछ एनर्जी होगी जो उसको फ्लो करा रही होगी, उनकी स्टडी होगी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, डायनामिक्स में जानते हो ना फोर्स की स्टडी होती है। फोर्स की स्टडी क्यों होती है? क्योंकि वो मोशन को करा रहा होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, मतलब कॉज ऑफ मोशन की स्टडी आती है डायनामिक्स के अंदर। काइनेटिक्स में अपन जानते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह इनकी स्टडी होती है, लेकिन डायनामिक्स में कि कॉज क्या था। वेलोसिटी है आपके पास, एक्सेलरेशन है, लेकिन उसका कॉज क्या था? यदि उसके पीछे कॉज हो सकता है फोर्स हो, रोटेशन के पीछे कॉज हो सकता है कि टॉर्क हो, उन जो कॉज की स्टडी होती है वो डायनामिक्स के अंदर आती है। तो ठीक है, फिलहाल अपन डायनामिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो ये पढ़ने वाले हैं कि अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं आइडियल फ्लूइड की। किसकी स्टडी होगी यहाँ पर? फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे एक आइडियल फ्लूइड की। ये कैसा होता है आइडियल? एक संस्कारी सा फ्लूइड होता है, काफ़ी अच्छा आइडियल है, आइडियल बच्चा जो है, ऐसे ये आइडियल फ्लूइड है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है नंबर 1 इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, कंप्रेस नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पार्टिकल के बीच में दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दो पार्टिकल्स के बीच की कोई कितने भी पार्टिकल्स हो उनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यदि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डेंसिटी विल नॉट चेंज, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब ये हुआ डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी क्यों कांस्टेंट रहेगी, आप समझ रहे हो? इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो जैसे मैंने एक इतना सारा मास ले लिया भाई, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये मास है कुछ, ठीक है। इस मास के अंदर पार्टिकल्स के बीच की यदि डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, यदि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, मतलब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो जाएगा इसके पार्टिकल यदि मास तो भले ही कांस्टेंट है, मास तो मैंने 1 kg लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास 1 kg का ऐसा मास है जिसको आप दबा सकते हो, इसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। यदि आपने इसको दबा के कम कर दिया तो मास थोड़ी चेंज हो गया, मास सेम ही है, बस मैंने इसको दबाया तो ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने की वजह से इसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। डिस्टेंस कम हो गई मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा भाई, अल्टीमेटली वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो गया मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब पार्टिकल पास पास में आते हैं मतलब उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है। समझ गए आप? इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल हुआ, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस आप कम नहीं कर सकते हो, मतलब डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। पहली कंडीशन ये होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, सॉरी आइडियल फ्लूइड की। अब दूसरी जो कंडीशन होती है आइडियल फ्लूइड होने के लिए कि वहाँ पर कोई विस्कोसिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। विस्कोसिटी क्या होती है भाई? जब दो लेयर, ऐसे ये फ्लूइड की लेयर मान लो, फ्लूइड ऐसे लेयर में फ्लो होता है, तो दो लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में फ्रिक्शन होता ही होता है। यदि दो फ्लूइड की लेयर है तो उनको जो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है। माना कि ये इस वाली लेयर की वेलोसिटी है, इस वाली की है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, इसकी है 7 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस है ना, तो एक आगे भाग रही होगी दूसरी पीछे रह रही होगी उसके रेस्पेक्ट में, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन जब हो रहा है यहाँ पर, तो इनके बीच में
विस्कोसिटी भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी बात अपन करने वाले हैं। जो विस्कोसिटी, आप बस अभी इतना समझ लो कि फ्लूइड के अंदर लगने वाला फ्रिक्शन, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूइड इज नॉन एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए ऐसा माना जाता है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। यहाँ पर जीरो होनी चाहिए विस्कोसिटी, मतलब फ्लूइड स्मूथली फ्लो होना चाहिए, उनके बीच में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। ये बात आप लिख लो, ठीक है। थर्ड है इररोटेशनल फ्लूइड की अपन स्टडी करेंगे। इररोटेशनल फ्लूइड, इररोटेशन मतलब आपने देखा होगा कभी कभी नदी में पानी बह रहा होता है, तो आप कहीं देखा होगी सैलू जगह पे ऐसे घुमावदार ऐसे घूमता रहता है ना पानी, घूम चक्री सी बनती रहती है, तो वो रोटेशन हो रहा है। उसको भी अपन नेगलेक्ट करके चलते हैं, इररोटेशनल। वहाँ पर रोटेशन अपने को नहीं लेना, अपने को सीधा सीधा ऐसा फ्लो चलना है, ऐसा स्मूथ फ्लो की बात होगी वहाँ पे। इररोटेशनल मतलब यहाँ पर ओमेगा नेगलेक्ट कर दोगे, मतलब यहाँ पर उसकी रोटेशन कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पर नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो होगी, नेगलेक्ट करोगे इररोटेशनल फ्लूइड के अंदर। ये सारी चीज़ें लिख लो आप, एंगुलर मोशन वहाँ पर आपको कंसिडर नहीं करना है, ये चीज़ें लिख लो। ये तो हो गई आइडियल फ्लूइड की बात है, ये चीज़ें होगी आइडियल फ्लूइड की बात है। इसके अंदर एक और बात है, आइडियल फ्लूइड के अंदर एक और बात अभी बताने वाला हूँ। अभी जो आप स्टडी करने वाले हो वो स्टडी करने वाले हो स्टडी फ्लो की, स्टडी फ्लो की, स्ट्रीम लाइन्स की स्टडी करोगे। व्हाट इज स्टडी फ्लो, वो अभी समझते हैं। पहले यहाँ तक की बात नोट करो, यहाँ तक की बात आइडियल फ्लूइड किसे बोलेंगे ये आप यहाँ तक की बात नोट कर लो। अब फिर इसके अंदर आइडियल फ्लूइड के अंदर एक कैटेगरी है स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो की स्टडी करने वाले हैं। आइडियल फ्लूइड तो है ही, आइडियल फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर जो अपन स्टडी करने वाले हैं किस तरह की फ्लूइड की स्टडी फ्लो की स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है ये स्टडी फ्लो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज तक तो हमने यही सुना था। ये स्टडी फ्लो क्या हो गया, ये पाइप है भाई जिसमें पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है, ये पॉइंट नंबर सी है, ठीक है। तो स्टडी फ्लो इसको बोलेंगे जहाँ पर टाइम के साथ साथ किसी स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज ना हो। अब आप समझ, आप मुझे पता है आप क्या समझ गए, आप ये समझ रहे हो कि स्पेस में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज ना हो, नहीं, एक स्पेस में पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, कोई पार्टिकल आया, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, तो क्या वो पार्टिकल जब ए से बी पर पहुँचेगा तब भी उसकी वेलोसिटी v1 हो, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये बात बोलना चाह रहा हूँ यदि ये पार्टिकल जो ए से होके गुजर रहा है, यदि उसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसके पीछे जो पार्टिकल जो ए से होके गुजरेगा, इसके पीछे आने वाला पार्टिकल जो ए से होके गुजरेगा, तो उसकी भी वेलोसिटी इस पॉइंट पर v1 रहेगी, उसकी भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे v1 रहेगी। तीसरा पार्टिकल जब यहाँ से आएगा, इस पॉइंट से जब गुजरेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी v1 रहेगी। इस पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो यहाँ से एक बार निकल गया उसकी वेलोसिटी हो सकता है b पर कुछ अलग हो, सेम भी हो सकती है लेकिन अलग भी हो सकती है, वो स्टडी फ्लो से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो यदि वो पार्टिकल यहाँ से निकला और बी पर पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो सकती है, सेम पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट पर जाके, स्पेस है ना, स्पेस इसको बोलेंगे, स्पेस में किसी दूसरे पॉइंट पर सेम पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, लिखो इसको, स्टडी फ्लो मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी विल नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी टाइम पर यहाँ पर v1 है, तो दूसरा पार्टिकल जो इसी पॉइंट से होकर निकलेगा उसकी वेलोसिटी भी v1 होगी। आगे जाके हो सकता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ से कोई दूसरा पार्टिकल इसके पीछे आएगा, उसकी वेलोसिटी भी v2 ही होगी, तभी इसको स्टडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टडी फ्लो में जो पाथ होता है वो फिक्स हो जाता है पार्टिकल का, ठीक है। मैं मानता हूँ यदि एक ये पाथ हो जाता है वो फिक्स होगा, ये पाथ ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं भाई, ये पार्टिकल एक जब यहाँ से निकलेगा तो दूसरा भी यहीं से निकलेगा इसके पीछे, और तीसरा भी यहीं से निकलेगा, ऐसे जाएगा, तो दूसरा, फिर ये पॉइंट मान लो, ये कोई पॉइंट है बीच में, फिर जब ये पहला पार्टिकल यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचा है, तो जो दूसरा पार्टिकल है उसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। मतलब सेम पाथ, यदि एक बार जो पाथ ड्रॉ कर लिया एक पार्टिकल ने पाथ ड्रॉ कर लिया और दूसरा पार्टिकल उसके एक पॉइंट से होकर गुजरा, तो उसको उसके सारे पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब स्टडी फ्लो में उसके फ्लो को शो करने के लिए, स्टडी फ्लो में पार्टिकल के फ्लो को शो करने के लिए जिस लाइन का यूज़ किया जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन।
स्टडी फ्लो को शो करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। समझिए आप, स्टडी फ्लो तो क्या हुआ, ये डेफिनेशन मैंने बताया कि जिस स्टडी फ्लो इसको बोलेंगे कि स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको बोलेंगे स्टडी फ्लो। और स्टडी फ्लो को शो करने के लिए, स्टडी फ्लो को शो करने के लिए जिन लाइंस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो ये एक पार्टिकल के लिए हो गई, तो ये दूसरे वाले के लिए, ये दूसरा मतलब एक पार्टिकल के लिए नहीं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन ये जो सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा हो सकता है इसमें दूसरी स्ट्रीम लाइन इस तरह से बन रही हो, तीसरी स्ट्रीम लाइन इस तरह से बन रही हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट कभी नहीं कर सकती स्पेस में, कभी भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, वो अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ तक की बात आप नोट करो, स्ट्रीम लाइन क्या है, उस पाथ को शो करना, उस पाथ को शो करना, जो पाथ है ना स्टडी फ्लो वाले पार्टिकल्स के पाथ को शो करने की, पाथ जो होता है मतलब बेसिकली ये पाथ है जो स्टडी फ्लो को शो कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन क्या है, जो स्टडी फ्लो को शो करने वाला पाथ है। अच्छा, इस पाथ की खास बात ये है कि इस पर जो भी आप टेंजेंट खींचोगे बच्चों, जो भी आप टेंजेंट खींचोगे वो उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा। कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ पुरानी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं यहाँ पर। 10th क्लास में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ी होंगी दोस्तों, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ी होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वहाँ पर जो टेंजेंट होती है हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी मैं 10th की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 12th का सब्जेक्ट भी है, 12th में ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने 10th में इसकी स्टडी करी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या रिकॉल हो रहा है ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हो वो उस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा हो गया तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर पार्टिकल इस वाली डायरेक्शन में जाए, क्योंकि यहाँ पर दो टेंजेंट बनेगी ना, एक तो ये टेंजेंट बनेगी इसके लॉन्ग और एक टेंजेंट ये बनेगी। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे आप शो ही नहीं कर पाओगे, ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है, कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसी ही बात है स्ट्रीम लाइन के लिए, दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। यदि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो यहाँ पर वही दिक्कत आ जाएगी कि ये टेंजेंट क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है इस पार्टिकल की। तो ये एक पार्टिकल देखो एक पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन ये है और इस स्ट्रीम लाइन पे जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन ये है। तो बताओ भाई पार्टिकल इस पाथ के थ्रू जाए या इस पाथ के थ्रू। अच्छा, इसमें वो वाली बात नहीं है कि ऐसा फ्लो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन फिर वो फ्लो स्टडी फ्लो नहीं रहेगा। यदि एक ही पॉइंट पर दो पार्टिकल की दो अलग अलग डायरेक्शन हो गई ना, एक ही पॉइंट पर, स्टडी फ्लो की डेफिनेशन क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो देखो वेलोसिटी जब दो अलग अलग वेलोसिटी हो जाए एक सेम ही पॉइंट सेम है, मानता हूँ मैं अलग अलग पार्टिकल, इस पे जो पार्टिकल आ रहे हैं वो कुछ दूसरे पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल गुजर रहे हैं वो कुछ दूसरे पार्टिकल, लेकिन इस पॉइंट पर आप देखो तो वेलोसिटी अलग अलग हो गई। वेलोसिटी मतलब क्या होती है, स्पीड और डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन ये रही, एक ही डायरेक्शन ये रही, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। इसका मतलब अब ये फ्लो स्ट्रीम लाइन नहीं रहा, ये फ्लो स्टडी फ्लो नहीं रहा, अब ये आ गया टर्बुलेंट फ्लो में। ऐसा हो सकता है, लेकिन अपन बात करेंगे स्टडी फ्लो की। स्टडी फ्लो की बात होगी तो मतलब दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखो। क्योंकि यदि वो कट करेंगी तो जो कट पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहाँ पर वो एक पार्टिकल की दो डिफरेंट डायरेक्शन होंगी, जो कि स्टडी फ्लो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो इसमें, स्टडी फ्लो इज पॉसिबल ओनली अप टू ए क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, यदि कोई फ्लो हो रहा है तो एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही वो फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टडी फ्लो हो सकता है। यदि वेलोसिटी उस क्रिटिकल वेलोसिटी को पार कर गई तब वो स्टडी फ्लो ना रह के टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। कैसा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में कोई नियम कायदे नहीं चलते, वहाँ पर एक पार्टिकल इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कोई स्ट्रीम लाइन नहीं बनेगी, सारी ऐसी बिखरी बनेगी। ठीक है, तो मतलब टर्बुलेंट फ्लो ऐसा होता है जो रैंडम फ्लो होता है, पार्टिकल्स का रैंडम फ्लो, स्ट्रीम लाइन की तरह नहीं है कि एक पूरा स्ट्रीम लाइन बने, पाथ एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, दूसरी स्ट्रीम लाइन अलग बनेगी, ऐसा नहीं। वहाँ पर सब ऐसा होता है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है उधर चल रहा है, टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा फ्लो होता है। ठीक है, आप समझे। तो स्टडी फ्लो या फिर मैं बोलूँ स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। तो स्टडी फ्लो पॉसिबल है अप टू ए क्रिटिकल स्पीड, ये बात भी आप लिख लो। स्टडी फ्लो पॉसिबल ओनली अप टू ए क्रिटिकल स्पीड, आफ्टर दैट स्पीड द फ्लो विल चेंज इनटू टर्बुलेंट। अच्छा, जैसे नदियाँ जब बहती हैं भाई, नदियाँ जब बहती हैं, दूसरा तरीका क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होने का, दूसरा तरीका देख लो आप। दूसरा तरीका ऐसा होगा कि देखो
यदि नदी बह रही है, स्पीड भले ही स्ट्रीमलाइन वाली है, मतलब क्रिटिकल स्पीड से कम है, लेकिन आगे जाके यहाँ पर एक रॉक है, रॉक है, पत्थर की होती है ना, रॉक्स होती है ना, रॉक चट्टाने, यदि उससे ये टकराता है, ये पानी स्ट्रीमलाइन में आ रहा था लेकिन ये इससे टकराया, टकराने के बाद ये ऐसे रोटेशन पानी ऐसा घूमता हुआ आगे बढ़ता है। तो मैंने बताया था अपन जो आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं और साथ साथ में उसमें क्या होना चाहिए, इररोटेशनल, लेकिन यहाँ पर रोटेशन होना स्टार्ट हो गया पहली बार। अब यहाँ पर जो फ्लो होता है वो स्टडी नहीं रहता, जैसे ही वो रॉक से टकराएगा तो ऐसे घूमते हुए जाएगा और वो फ्लो स्टडी ना होकर अब टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है। स्टडी फ्लो में ऐसी स्ट्रीमलाइन बन रही होंगी, ठीक है, पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रही होंगी, लेकिन अब इसके बाद में ये फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, रॉक वगैरह से टकराने के बाद वो फ्लो चेंज होता है टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होता है तो आपने देखा होगा जो कई बार ऐसा फ्लूइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर का दिखता है, सफ़ेद उसमें ज़्यादा आ जाता है, मतलब आप समझ लेना कि ये जहाँ से आ रहा है बीच में इसको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल मिल रहा है, कोई ना कोई इसको अवरोध मिल रहा है, जिसकी वजह से जो स्टडी फ्लो आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यदि फ्लो शांति से एक आराम से फ्लो हो रहा है तो वो उस फ्लो को स्टडी फ्लो बोल सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत टर्बुलेंस तो होगा ही, लेकिन आप इसको अप टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट आप इसको स्टडी फ्लो बोल सकते हो। कोई फ्लो आइडियली स्टडी फ्लो नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ टर्बुलेंस होगा ही, लेकिन जब वो ज़्यादा ही टर्बुलेंस हो जाती है उसके अंदर तब उसका कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा एक जगह पे, आपने वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पे कि एक जगह वो दिखाता है कि रॉक से जब पानी आ रहा था, एक उससे टोटी से खोल के देखता है तो पानी काफ़ी ज़्यादा वाइट था, तो बोलते हैं देखो यहाँ से दूध निकल रहा है, दूध नहीं वो पानी है, लेकिन उसमें बीच में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल उसको मिल रहा होगा, जब पानी कहीं से फ्लो हो रहा होगा तो ऑब्स्टिकल इतना ज़्यादा है कि पानी इतना ऑब्स्टिकल से होकर गुजर रहा है कि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो रहा है। तो यदि फ्लो टर्बुलेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका कलर वाइट होने लगता है, वहाँ पे फोम्स झाग वगैरह बनने लगती है, जिसकी वजह से वो वाइट कलर, लेकिन वो वाइट कलर थोड़ी देर ही रहेगा। जैसे ही आप बॉटल के अंदर उसको भरोगे, फ्लो अब शांत हुआ, स्टडी फ्लो, मतलब अब तो बिल्कुल ही स्टेट वो हो गया स्टैटिक फ्लो, तब अब धीरे धीरे वाइट कलर उसका गायब होता रहेगा, क्योंकि भाई वो अब स्टेशनरी हो गया। तो मतलब वाइट कलर आया किसी वजह से, टर्बुलेंस की वजह से, और टर्बुलेंस खत्म हो गई क्योंकि स्टैटिक हो गया फ्लूइड, तो अब वो वाइट कलर थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। तो आप ये चीज़ें देख लेना कि टर्बुलेंस की वजह से ऐसा हो रहा हो किसी रॉक से आती। अब जो बात करने वाले हैं, ये आइडियल फ्लूइड की बात हो गई, फ्लूइड डायनेमिक्स की बात हो गई, और अपन जिसकी बात करने वाले हैं वो स्ट्रीमलाइन या ये फ्लो है, स्टडी फ्लो है। और स्ट्रीमलाइन क्या है, उस पाथ को शो करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको। अच्छा, स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, any particle will follow the path of previous particle। जैसे मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पर जो पार्टिकल यहाँ से ए से निकला है, यदि ए से एक पार्टिकल निकला है, ठीक है, दूसरा पार्टिकल यदि ए पे आ गया तो उसको पूरा का पूरा ए वाला पाथ अब फॉलो करना पड़ेगा। यदि समझ रहे हो आप, जैसे मैं एक पार्टिकल की स्टडी कर रहा हूँ, पहले ए पार्टिकल यहाँ था, ए पार्टिकल, फिर वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे मैं मान लेता हूँ, बस ऐसे पाथ बनाया इसने। तो दूसरा पार्टिकल यदि वो ए पॉइंट पर आया है तो उसको बाकी सारे पॉइंट इसके ट्रेस करने ही पड़ेंगे, मतलब ए पार्टिकल फॉलो द पाथ ऑफ प्रीवियस वन। एक बार यदि ए पार्टिकल यहाँ से पूरा पाथ इसने फॉलो किया तो दूसरा पार्टिकल यदि ए पे आ गया तो उसको भी पूरा ए वाला पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टडी फ्लो की डेफिनेशन है। ये स्टडी फ्लो जो मैंने समझा वहाँ पे मैंने बताई दी आपको चीज़ें कि वो पाथ फॉलो करता है, तभी उसको स्ट्रीमलाइन बनती है। वहाँ पे स्ट्रीमलाइन क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए। अभी स्टडी करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है दोस्तों? यह रही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऐसा एक पाइप है जिसका एरिया यहाँ पर है A2, यहाँ पर एरिया है A1, यहाँ पर वेलोसिटी है V1, यहाँ पर वेलोसिटी है V2। तो दोस्तों ये आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, क्या ये कहता है ये? तो यदि ये आप सोच रहे हो ऐसा कहता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो दोस्तों। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 ये नहीं कहता है। अब मैं आपको पुराना कॉन्सेप्ट वापस याद दिलाना चाहूँगा, जहाँ पर आपने पढ़ा था, जहाँ पर आपने पढ़ा हुआ, मतलब मैंने ही पढ़ाया था आपको, जब कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन की बात करी थी। तो इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताई थी दो चीज़ें, एक तो मोमेंटम कंजर्व रहता है और एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों में बहुत डिफरेंस था।
मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, चाहे कोलिजन होने से पहले, चाहे कोलिजन होने के दौरान, चाहे कोलिजन होने के बाद, हर पॉइंट पर उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के केस में ऐसा नहीं था भाई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। बस क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टकराने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी वो सेम होती है। और आपको मैंने बताया था जो टकराने की, जब टकरा रही होती हैं वो चीज़ें दरमियान, ड्यूरिंग द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती भाई, वो उसकी शेप चेंज करने में चली जाती, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और वो कहाँ जाती है, उसकी जो बॉल्स जो टकरा रही है उनकी शेप को चेंज करने में चली जाती है। मतलब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल सेम होना एक अलग बात है और कंजर्व रहना एक अलग बात है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको एग्जैक्ट लिखना चाहूँ तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये चीज़ कॉन्स्टेंट। तो आप किसी भी पॉइंट के लिए उसको बोल सकते हो A1 B1 इक्वल्स टू A2 V2। यदि मैं यहाँ पर तीसरा एरिया ले लेता जो A3 है, यहाँ पर वेलोसिटी V3 इक्वल्स टू A3 V3, और कोई दूसरा चौथा एरिया ले लूँ तो इक्वल्स टू A4 हो गया। मतलब हर पॉइंट पर ये कंजर्व रहेगा। मतलब ये मोमेंटम के जैसा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जैसा नहीं है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा है। मतलब यदि आपका ये फ्लो बस आपको याद रखना किस टाइप के फ्लो के लिए वैलिड है ये। नंबर 1 आइडियल फ्लो होना चाहिए, दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्टडी फ्लो के लिए ये वैलिड है कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। आइडियल फ्लो मतलब इनकम्प्रेसिबल और वहाँ पर नॉन विस्कस और इरोटेशनल, ये 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। मतलब उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर, जो डेंसिटी इनिशियल था वो फाइनल के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, उन फ्लूइड लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए जिसको विस्कोसिटी बोला जाता है। फ्लूइड जो फ्लो है वो इरोटेशन होना चाहिए, कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, लीनियर मोशन होना चाहिए, सिर्फ रोटेशन नहीं कंसिडर कर सकते अपन। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी और स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब देखते हैं इसको डेराइव कैसे कर सकते हैं बच्चे, कैसे कर सकते हैं देख लो। पहले ये लिख लिया आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके साथ में एक चीज़ लिख लो, एक पॉइंट नोट कर लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ से डेराइव होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास से। ये पॉइंट आप लिख लो, ये बहुत बार पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आखिरकार डेराइव कहाँ से होती है, तो आपको बताना है वो कंजर्वेशन ऑफ मास से होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास से होती है। देखो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है। ये इसके अंदर फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड है। ठीक है। दूसरी बात, फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। आइडियल फ्लूइड, स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पर एरिया A1, यहाँ पर एरिया है A2। ठीक है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल जो यहाँ पर फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है। ठीक है। यहाँ से जो वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है वो है V2। अब डेराइव करते हैं इसका। आप पता है मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितना मास 1 सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम में, मानता हूँ 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, कितने भी सेकंड, मतलब फिक्स टाइम पीरियड में 2 सेकंड के लिए भी आप इसको देख रहे हैं, 2 सेकंड में जितना मास यहाँ से एंटर करना चाहिए उतना ही यहाँ से निकल जाना चाहिए भाई, क्योंकि बीच में कोई मास यहाँ से निकाल तो रहा नहीं। तो जितना एंटर करेगा पर यूनिट टाइम में मास, उतना ही पर यूनिट टाइम में यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा, यदि ये कंप्रेसिबल होता फ्लूइड, यदि ये फ्लूइड कंप्रेसिबल होता दोस्तों, तो क्या होता है, यहाँ से कुछ मास एंटर किया और बीच में ये कंप्रेस हो गया, यहाँ से, तो जितनी अमाउंट यहाँ से जा रही थी क्या उतनी अमाउंट यहाँ से निकल पाएगी। वॉल्यूम के टर्म्स में समझो, वॉल्यूम की टर्म्स में समझो कि यहाँ से कुछ वॉल्यूम 1 सेकंड में एंटर किया, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड एंटर किया, यहाँ से 1 मीटर क्यूब पर सेकंड एंटर किया। अब बीच में ये कंप्रेस हो गया, तो यहाँ से जो निकलेगा 1 मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से थोड़ा सा कम निकल पाएगा भाई, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया बीच में। लेकिन अपन ने पहले ही कंसीडर कर लिया ये आइडियल फ्लूइड है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब इसकी डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहेगी। तो ठीक है, यदि डेंसिटी सेम रहेगी तो मैं डेल्टा टी टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व करता हूँ, डेल्टा टी टाइम के लिए देखता हूँ कितना मास अंदर एंटर हुआ, और डेल्टा टी टाइम में उतना ही वहाँ से बाहर निकलना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर बीच में मास का लॉस तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मास को यहाँ से निकाल नहीं रहा। नंबर 2, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब इसका कंप्रेस भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि भाई इसकी वेलोसिटी V1 थी, तो ये बताओ मैं T1 डेल्टा टी टाइम मानते हैं, डेल्टा टी टाइम में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, V1 वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम में इसकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये, तो V1 इंटू डेल्टा टी। क्या ये बात आप सही मानते हो, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, कितना वॉल्यूम इतने टाइम में जाएगा, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी, यही होता है वॉल्यूम। यहाँ से जो वॉल्यूम एंटर किया V1,
ये वॉल्यूम है तो इसको दिखाते हैं अपन कैपिटल V से, ये V1 है, ये वेलोसिटी है भाई, इसको ऐसे V को ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ से ये इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम यहाँ से कितना एंटर किया A इंटू, और A यहाँ पर एरिया A1 इंटू कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करी V1 इंटू डेल्टा टी। मास की बात करें, मास कितना एंटर किया इस जगह पे पर यूनिट टाइम में, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी मानते हैं यहाँ पर रो 1 इंटू इसका वॉल्यूम, ये रहा यहाँ से निकला A1 इंटू ये वेलोसिटी को ऐसे बनाया ना मैंने V डेल्टा टी। ठीक है, इतना मास यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में एंटर किया, इतना मास यहाँ पर एंटर किया M1 मानते हैं। यहाँ से कितना बाहर निकलेगा भाई V2, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये डेल्टा टी टाइम में V2 इंटू डेल्टा टी, V2 मतलब वेलोसिटी को ऐसे बनाते हैं। तो कितना वॉल्यूम बाहर निकला यहाँ से, वॉल्यूम को ऐसे लिखे तो वॉल्यूम का क्या होता है एरिया इंटू ये वाली डिस्टेंस, तो एरिया कितना यहाँ पर A2 और यहाँ से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मतलब डेल्टा टी टाइम में इतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। कितना मास बाहर निकला इस जगह से, मास के लिए रो 2 इंटू A2 इंटू V2 डेल्टा टी। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब मुझे पता है जितना मास डेल्टा टी टाइम में यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने बताया दिस इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज दिस लॉ मतलब ये जो लॉ बेस्ड है या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिस पर बेस्ड है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास का लॉस नहीं हो सकता। जितना मास पर यूनिट टाइम में यहाँ से एंटर किया है उतना ही मास पर यूनिट टाइम में यहाँ से निकलना चाहिए, मतलब M1 इक्वस टू M2, M1 इक्वस टू M2, तो यहाँ से रो 1 A1 V वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी इक्वस टू रो 2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि दोनों अपन ने सेम टाइम पीरियड के लिए स्टडी करी है तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। अब मुझे पता है कि ये फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसकी डेंसिटी जो यहाँ पर है वही वहाँ पर होगी और हर पॉइंट पर वही होगी, वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो रो 1 इक्वस टू रो 2, तो यहाँ से A1 V1 इक्वस टू A2 V2, A1 V1 इक्वस टू A2 V2, A1 V1 A2 V2 या फिर मैं बोलूँ AB इक्वस टू कॉन्स्टेंट, और AB को बोलते हैं फ्लो रेट, AB को बोला जाता है फ्लो रेट, AB को बोला जाता है फ्लो रेट, फ्लो रेट। AV, A मतलब एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, V मतलब वेलोसिटी है यहाँ पर, V मतलब इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं आपको क्योंकि V वॉल्यूम भी लिया है ना, तो V वॉल्यूम ऐसा और V वेलोसिटी के लिए अपन ने ये लगाया, ये वाला ये घुमा दिया इसको थोड़ा सा ताकि, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये है फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकल रहा है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। पर यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, 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 हर जगह से जो निकलेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, फ्लो रेट बोलते हैं इसको, जनरली वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं बोला जाता, फ्लो रेट कांस्टेंट रहती है भाई, फ्लो रेट कांस्टेंट रहती है। यही होगी आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ तक बात आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब आप सोचोगे सर डेरिवेशन करने की ज़रूरत ही क्या थी, मुझे तो डायरेक्टली पता है ना कि फ्लो रेट कांस्टेंट रहती है तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा। फ्लो रेट होती क्या है A इंटू V, यहाँ के लिए A1 V1 हो जाएगी, वहाँ के लिए A2 V2, दोनों इक्वल होनी चाहिए, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। डेरिवेशन क्या करें बेटा, डेरिवेशन ज़रूरी है। कई बार वो IIT एडवांस के अंदर थोड़ा खेल ऐसा खेल दे कि डेंसिटी में बहुत ही माइन्यूट सा वेरिएशन कर दे और आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें भी माइन्यूट सा वेरिएशन कर दे भाई, तब आप फंस जाओगे। वो बोलते कि आइडियल फ्लूइड है, मैं मान रहा हूँ भाई, लेकिन आइडियल फ्लूइड में थोड़ा सा हो गया आइडियल फ्लूइड है पर एकदम एग्जैक्टली आइडियल नहीं, उसमें डेंसिटी थोड़ी सी चेंज हो गई भाई, यहाँ पर डेंसिटी में कुछ अलग वेरिएशन, यहाँ पर तो आप तो कर दोगे ना काम खत्म, आप तो उसको सेम A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 डेंसिटी कंसीडर ही नहीं करोगे। लेकिन आईडी वाला खेल सकता है भाई खेल, डेंसिटी में बहुत ही माइन्यूट आइडियली है, लगोगा आइडियली है, लेकिन डेंसिटी में थोड़ा सा वेरिएशन हो गया, तब आपको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, रो 1 A1 V1, मतलब यहाँ पर रो 1 A1 V1 इक्वल्स टू रो 2 A2 V2। समझ गए। टाइम में वेरिएशन कर दे कि यहाँ से 2 सेकंड में जितना फ्लूइड पास हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा टी कुछ अलग टाइम के लिए, यहाँ पर कुछ अलग टाइम के लिए वेरिएशन ले लें, तो समझ रहे हो वो कुछ भी वेरिएशन यहाँ से कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको ये डेराइव कराई, यहाँ पर बात लिख लिया आपने। अब देखते हैं अपन एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का IIT का ही क्वेश्चन है, उसमें बस थोड़ा सा उसने खेल खेला है
खेल आपके लिए इजी हो जाएगा यदि आपने 11 ढंग से पढ़ रखी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कभी कभी सोचते हो कि सर आप 12th वाली वीडियो बनाओ, क्योंकि 12th वाली वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं ना, लोग ज़्यादा देखते हैं। ये मुझे भी पता है भाई, मुझे भी पता है ये कि भाई 12th वाली वीडियो बनाओ तो ज़्यादा व्यूज़, लेकिन मुझे पता है कि भाई 12th यदि आपको समझनी है तो आपको 11th पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, मूविंग चार्ज की बात करोगे, तो भाई वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगाएगा काइनेमेटिक्स के, वेलोसिटी घुमाएगा। जब साइक्लोन की बात होगी भाई, साइक्लॉइड की बात होगी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें भाई आपको बहुत पता होनी चाहिए। वेलोसिटी का वेरिएशन, एक सर्किल जो बनाता है उस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, ये सारी चीज़ें देखो वहाँ पे बहुत काम आएंगी। यदि आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ रखी तो भाई आप भूल जाना कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है भाई। फिजिक्स अपने को पढ़ने के इसलिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझना मतलब पूरी फिजिक्स आपको एकदम अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसीलिए मैं पहले 11th का सिलेबस पूरी तरह से फिनिश कराऊंगा, उसके बाद ही 12th पे मूव करूंगा, ठीक है। ये मैंने ठान लिया है। अदरवाइज देखो मैं डायरेक्टली 12th की वीडियो बनाने लग जाता, व्यूज़ आते, लेकिन भाई व्यूज़ ज़्यादा जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने 11 से स्टार्ट किया भाई। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मैं दे दूँ प्रीवियस ईयर का, आप इसको मान सकते हो क्योंकि मैं डेटा वेटा थोड़ा सा चेंज कर दूंगा यहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर जैसा है प्रीवियस ईयर का ही नहीं है, एकदम प्रीवियस ईयर का बोलूँ ऐसा नहीं है। देखो ये पिस्टन है और ये वेलोसिटी से चल रहा है यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मैं मानता हूँ 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वहाँ पर डेटा कुछ और था, वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो आप मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करोगे, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। मैं डायरेक्टली इसको मीटर स्क्वायर में दे रहा हूँ। और इसका नोजल का जो सिरिंज टाइप का दिख रहा है, यहाँ का जो आउटलेट है, आउटलेट का जो एरिया है, आउटलेट का जो एरिया है वो है आपका 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से कुछ पानी निकल रहा होगा, और आपको ये भी बताया गया है कि ये जो है यहाँ से 8 मीटर हाइट ऊपर है। यहाँ से आपको पूछा ये है कि इसकी यहाँ से रेंज कितनी होगी भाई, रेंज कितनी होगी, ये पानी यहाँ से कितनी दूर जाके गिरेगा। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ की वेलोसिटी निकालो, इसके बाद बात करते हैं। तो A1V1 इक्वल टू A2V2, पूरा फ्लूइड के लिए जो भी कंडीशन होती है वो सारी दे रखी थी, आइडियल फ्लूइड है। A1 मतलब ये रहा, V1 मतलब ये रहा, A2 मतलब उसकी ये एरिया, और V2 वेलोसिटी आपको निकालनी है। V2 वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी 2/0.5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी निकली वो 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ से V की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। 4 क्यों आई आप समझ ही सकते हो, 4 क्यों आई आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ कि एरिया कितना हो गया, एरिया को देखो कितना हुआ है, 2 और 0.5 में क्या रिलेशन है, एरिया हो गया 1/4, एरिया हो गया यहाँ से 1/4। भाई एरिया का रेशियो देखो कितना है, एरिया का रेशियो कितना है, तो यहाँ पर एरिया इसका 1/4 हो गया, तो वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ए और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वेलोसिटी और इसमें रिलेशन, एरिया यदि 1/4 हो गया तो वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। ऐसे डायरेक्टली आप अब आगे से ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मिल गई, मुझे चाहिए थी इसकी रेंज दोस्तों, तो मैं इसको हटा के सिर्फ वेलोसिटी मैंने वहाँ पे लिखी दी है। रेंज निकालने का एक निंजा टेक्निक है मेरे पास, निंजा टेक्निक कैसे निकालते हैं आपको पता है दोस्तों। सबसे पहले मैं टाइम निकाल देता हूँ कि इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा। जितना टाइम यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, मतलब जितना वर्टिकल मोशन में टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो वही टाइम तो सेम है ना। देखो ये जब यहाँ से निकल रहा है तो 2 टाइप के मोशन कर रहा है, नीचे भी गिर रहा है ऐसे नीचे, और आगे भी बढ़ रहा है। तो जितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर करी उतने ही टाइम में ये वाली डिस्टेंस भी कवर करी, मतलब टाइम तो सेम है। तो मैं टाइम निकाल देता हूँ कि भाई नीचे पहुँचने में आगे टाइम कितना लगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में वही टाइम लगा होगा। तो कैसे निकालूँ, S = UT + ½ AT²। दोस्तों ये शास्त्रों में आपने पढ़ाई होगा और मैंने ही पढ़ाया था। S कितना है -8, क्योंकि नीचे है, इस वाले पॉइंट से नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, y डायरेक्शन में इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, x डायरेक्शन में वो v ऐसे निकलेगा ना, तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी +½ A। एक्सीलरेशन ये अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, इसने बताया अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी -10 × t²। माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो यहाँ से t² की वैल्यू आ जाएगी 16/10, मतलब t = √1.6। यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ गया कि टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक जाने का ये टाइम पीरियड आ गया। मुझे चाहिए थी रेंज। अब मैं x डायरेक्शन के मोशन को देख लूँ
तो एस एक्स इक्वस टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, क्या एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए? यस। और ये यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब प्लस एक्स में, तो प्लस आर, मुझे आर ही निकालना था। क्या एक्स डायरेक्शन में, यदि देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, पता है आपको, ये रही 4, एक्स डायरेक्शन में 4 इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना लगेगा भाई? जितना नीचे आने में टाइम लगेगा उतना ही, ये वाला तो टाइम भी मुझे पता है, टाइम भी मुझे पता है, प्लस हाफ एक्स डायरेक्शन में क्या इसके पास कुछ एक्सीलरेशन है? क्या एक्स डायरेक्शन में भाई कुछ एक्सीलरेशन है? नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में जो कि है जी, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, टी स्क्वायर, तो मतलब ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ रेंज आई 4 इंटू, रेंज की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू रूट 1.6, ये आपका आंसर हो, 4 इंटू रूट 1.6, ये आंसर है भाई। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यदि आप और चाहो, यदि आंसर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके दे रखा हो तो इसको लिख सकते हो 16/10, और 16 में से 4 बाहर ले लोगे, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा ना, तो 4 4 जा 16/√10, ये भी आंसर हो सकता है भाई। ठीक है, और आपको आंसर यदि ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा हो तो आप देख सकते हो, आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। आपको पता है 3 3 या 9, 3 आता, जब 3 आता है इसमें, 3 कब आता भाई इससे बाहर? जब ये 9 होता, लेकिन ये 10 है तो 3 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी, तो 3 के अकॉर्डिंग यदि यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप, तो 3 5 जा 15, 3 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9, समझ गए, 5.33 वैल्यू आ जाएगी, 5.33 मीटर, इतनी रेंज हो जाएगी। अच्छा, आपको एग्जैक्टली आंसर कभी नहीं निकालना, यदि इस टाइप की वैल्यू होगी तो एग्जैक्टली नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ पे। देखो ये वैल्यू तब आई जब मैंने यहाँ पर नीचे 3 माना, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू आएगी वो 3 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 3 से थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू 5.33 से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। तो जो 5.33 से थोड़ी सी कम वैल्यू हो उसी को ऑप्शन टिक कर देना। दिमाग है भाई, ये दिमाग, ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन बहुत आते हैं आईटी से ही, एडवांस में तो भर भर के देगा, क्योंकि टेस्ट करता है भाई आपको, मैथमेटिक्स भी साथ साथ में टेस्ट हो जाती है वहाँ पर फिजिक्स में। ठीक है, तो ये कथा कहानी यहाँ पर करता हूँ मैं समाप्त। ये आपकी बात हुई अभी तक एक्सीलरेशन सॉरी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। एक्सीलरेशन में यहाँ पे बता रहा था, इसलिए एक्सीलरेशन आ गया जुबान पर, लेकिन ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली। अभी बात करेंगे आगे चल के बर्नौली इक्वेशन की, बर्नौली इक्वेशन की। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ये। थैंक यू सो मच।